क्विकली मुझे बताएं व्हाट आर बॉन्ड्स? सर जो हम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या कोई अपनी एज आ मतलब प्राइस बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और कंपनी के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे आपने पिछली क्लास में बताया था कि मतलब वो बॉन्ड्स की हम जो है वो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सर। बिल्कुल ठीक बात है। बॉन्ड बेसिकली क्या है? एक फाइनेंशियल एसेट, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट जी। और है ये फाइनेंशियल एसेट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ठीक है ना जी। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन जो बोरोअर है उसके लिए क्या है? ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर अ बोरोअर, ठीक है, अगेंस्ट विच बोरोअर पेज some certain amount of interest to the bond holder. रिकॉल कर लिया आप लोगों ने लास्ट अपने सेशन से, लास्ट सेमेस्टर से। बॉन्ड्स बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अगेंस्ट होता है जो आपका बोरोवर होता है वो आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, टिपिकली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द बॉन्ड जो है वो आपको पे करता है, ठीक है। और जब बॉन्ड की मेच्योरिटी हो जाती है, बॉन्ड एक्सपायर हो जाता है, तो आपको उसका जो है ना पार वैल्यू जो उसकी फेस वैल्यू होती है वो भी रिटर्न हो जाती है, ठीक है। रिकॉल कर रहे हैं आप लोग लास्ट अपने सेमेस्टर से? जी सर। ये जो आपका बेसिकली चैप्टर है, इसमें आप लोगों के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, उसमें आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि यू विल आइडेंटिफाई डिफरेंट फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड, discuss how bond prices are determined in the market and what is the relationship between interest rate and bond prices and how bond prices changes over time as it approaches maturity, ठीक है। ये वाला इनिशियल जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है और सेकंड ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोग इससे पहले सेमेस्टर में जो है ना डिटेल से कवर कर चुके हैं। Then you have to calculate the bonds yield to maturity and yield to call if it is callable and determine the true yield. जो YTM है, yield to maturity है, ये भी आप लास्ट ईयर जो आपका लास्ट सेमेस्टर में था चैप्टर बिजनेस फाइनेंस का, उसमें आप कवर कर चुके, लेकिन yield to call जो था ना वो उसमें कवर नहीं हुआ था, ठीक है। ये हम डिस्कस कर लेंगे कि कॉलेबल फीचर क्या होता है, ये भी हम इससे पहले वैसे डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड्स की दो टाइप्स होती हैं, कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं, कोटेबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो फीचर है ये इसमें ये होता है कि आपको एक सर्टेन प्राइस दे दी जाती है जिसपे अगर जो इशूअर है बॉन्ड का वो चाहे तो वो मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड को कॉल बैक कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट बॉन्ड इन्वेस्टर्स एंड इशूअर फेसेस एंड डिस्कस हाउ बॉन्ड्स टर्म्स एंड कलेक्टर कैन बी चेंज टू अफेक्ट इट्स इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल टाइप का पोर्शन है, तो ये भी इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं आज की क्लास में कवर करने की, ठीक है। सबसे पहले बॉन्ड आपको समझ में आ गया कि बॉन्ड एक क्या है? लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बॉन्ड कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। आपका एक डेट इंस्ट्रूमेंट है फ्रॉम द बोरोवर पॉइंट ऑफ व्यू। इफ बोरोवर नीड्स फंड्स फ्रॉम द मार्केट, इट कैन आइदर इशू इक्विटी और इट कैन इशू, ठीक है। If the borrower issue bonds, then the bond is a long-term debt instrument. It is reported in the liabilities side in the long-term liabilities portion. Okay, and if we talk about the types of bonds, there are two major type of bonds. Number one is treasury bond, and number two is corporate bond. I have already told you that treasury bond is issued by government, and when government issue any bond, then the default risk of government is at minimum. ये आप लोगों को याद होगा कि जब गवर्नमेंट एक बॉन्ड को इशू कर रही होती है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट को इशू कर रही होती है, तो उसके पीछे गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी होती है। रेयर चांस होता है कि गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाए, ठीक है ना। तो जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं? दीज आर द बॉन्ड्स इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट and it is also referred to as government bonds. Okay, and the corporate bonds are issued by business firms. ठीक है, जो दोनों में मेजर डिफरेंस है उसमें यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो गवर्नमेंट होती है उनमें गवर्नमेंट के जो इशूड बॉन्ड्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट का डिफॉल्ट रिस्क जो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में डिफॉल्ट रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप क्या है? हायर द रिस्क, हायर रिस्क होगा तो हायर रिटर्न होगा जी। जब रिस्क हाई होगा तो रिटर्न भी हाई होगा, ठीक है। तो जब आप इसकी को एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ठीक है, अभी हम फाइनेंशियल एसेट के तौर पे बात नहीं कर रहे, अभी हम अपोजिट बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो जब आपका रिस्क हाई होगा
तो जो आपका वेंडर होगा वो आपसे ज़्यादा रिटर्न जो है ना वो चार्ज करेगा। जब ज़्यादा रिटर्न चार्ज करेगा तो आपका क्या होगा, बॉन्ड की कॉस्ट हमेशा या बॉन्ड का रेट जो होगा, इंटरेस्ट रेट जो होगा, वो हमेशा ट्रेजरी बॉन्ड से क्या होगा, वो हायर साइड पे होगा। ठीक है, समझ रहे हैं सारे के सारे? ओके, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड में जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इशू कर रही होती है, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है वो कॉर्पोरेशन इशू कर रही होती है। ठीक है, एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज म्युनिसिपल बॉन्ड. Municipal bond is issued by state and local governments. If your province issue some type of bond, then it will be known as municipal. Okay. अगर आपका गवर्नमेंट जो है ना नेशनल लेवल के ऊपर जो है ना कंट्री लेवल के ऊपर कोई बॉन्ड इशू कर रहा है तो वो ट्रेजरी बॉन्ड कहलाएंगे। लेकिन अगर आपका प्रोविंस जो है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कोई बॉन्ड इशू कर रहा है तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, म्यूनिसिपल बॉन्ड कहलाएगा। पाकिस्तान में प्रोविंशियल लेवल है, अगर आप फॉरेन स्टेट चले जाएंगे तो वहाँ पे म्यूनिसिपलिटीज होती हैं, तो वहाँ पे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आ जाते हैं। क्योंकि देखें बॉन्ड्स बेसिकली इशू करने का पर्पस क्या है, टू अरेंज फंड्स। ठीक है, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को भी हो सकती है, फंड की रिक्वायरमेंट प्रोविंसेस को भी हो सकती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट कॉर्पोरेट को भी हो सकती है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग बात? yes. जो फोर्थ टाइप ऑफ बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, फॉरेन बॉन्ड है। फॉरेन बॉन्ड इज इशूड बाय फॉरेन गवर्नमेंट और बाय फॉरेन कॉर्पोरेशन। जब कोई फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कॉर्पोरेशन कोई बॉन्ड इशू करती है तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, फॉरेन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है ना, अगर पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं और आप किसी यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, फॉरेन बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है ना, बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स जो है ये हम पहले भी देख चुके हैं, जस्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जी बेटी, सर ये जो लास्ट वाली चीज आपने बताई है दोबारा बता दें। मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन बॉन्ड जो होते हैं ना बेसिकली देखें, दिस इज द बॉन्ड इशूड बाय फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन कॉर्पोरेशन। जब कोई फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कॉर्पोरेशन कोई बॉन्ड इशू करेगी तो वो फॉरेन बॉन्ड कहलाएगी। ठीक है ना, जो आपकी का नॉन रेजिडेंट है, आपकी कंट्री में स्टे रेजिडेंट नहीं है, आपकी कंट्री का आपके मुल्क का शहरी नहीं है, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस उसके पास नहीं है, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, फॉरेन बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप नीचे पढ़ेंगे तो ये भी लिखा है कि ऑल फॉरेन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर एक्सपोज टू डिफॉल्ट रिस्क। चाहे गवर्नमेंट इशू करे या कॉर्पोरेट इशू करे तो डिफॉल्ट रिस्क इसमें जो होता है इनहेरिटेड होता है। ठीक है, ये हमने जस्ट एक आप लोगों को ना इससे पहले एक छोटी सी लास्ट चैप्टर आपका जो इससे पहले वाला चैप्टर है वो हमने अभी देखा नहीं है, लेकिन जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जब भी आप इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट कैसे आप डिफाइन कर रहे होते हैं, उसमें 3-4 चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट? लास्ट क्लास में हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं। जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है ना उसमें आपका जो इन्फ्लेशन का पोर्शन है वो नहीं होता। ठीक है ना, आप जैसे सपोज करें कि आपके पास आज अगर सपोज करें 100,000 रुपीज़ है, वो आप 100,000 जो है वो एक साल के लिए अपने पास अपने घर में रखे रखते हैं, कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, तो 1 ईयर के बाद क्या होगा, आपका 100,000 जो है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिवैल्यू हो जाएगी। क्यों, किस वजह से डिवैल्यू होगी जी? पैसे की वैल्यू कम होती है ना सर। किस वजह से डिवैल्यू होती है, किस वजह से डिवैल्यू होगा आपका पैसा? अगर आपने एज इट इज अपने पास रखा हुआ है, एक करंट अकाउंट में आपने रख लिया है जिसमें कोई प्रॉफिट जनरेशन नहीं है, 100,000 एक साल के लिए, ठीक है, तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू क्या 1 लाख रहेगी? नहीं सर, भाई कीमत तो नहीं 1 लाख रहेगी। ही उसकी मेजर वजह सबसे मेजर वजह क्या है कि आप जी सबसे मेजर रीजन क्या है कि आपकी जो पैसा है वो टाइम के साथ साथ क्या होता है, डिवैल्यू होता है। किस वजह से डिवैल्यू होता है? इन्फ्लेशन की वजह से। समझ रहे बात है आप लोग? सबसे पहले आपको क्या चीज इफेक्ट करती है आपके पैसे को? इन्फ्लेशन इफेक्ट करती है। ठीक है, इन्फ्लेशन जी बेटा। इन्फ्लेशन में बेसिकली क्या होगा, अगर आपने करंट अकाउंट में अपना पैसा रखवा दिया तो साल के बाद जो 1 लाख रुपए है ना उससे आपकी परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। जो सपोज करें अगर आपने 1 लाख रुपए के एक प्लान किया था कि यार 1 लाख रुपए में मैं एक सपोज करने एक मशीन खरीद लूंगा या एक फ्रिज खरीद लूंगा 1 साल के बाद, तो हो सकता है कि 1 साल के बाद वो फ्रिज जो आपने 1 लाख रुपए का प्लान किया वो 1 लाख रुपए का ना हो, 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो कौन सा होता है? इन्फ्लेशन का रिस्क होता है। इसके अलावा डॉलर वगैरह ये जी चीजें, बेटा, मैं कहा सर जैसे गोल्ड अब एक साल पहले 60,000 पे था, अब 1 लाख हो गया। बेटा गोल्ड एक कमोडिटी है ना,
गोल्ड में भी रिस्क डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, उसमें इन्फ्लेशन का रिस्क भी आ जाता है बेसिकली। लेकिन ये होता है कि गोल्ड का, अब आप देखेंगे जब आपका सपोज करें गोल्ड का रेट बढ़ रहा होता है, तो उसमें आपने देखा बैकएंड में क्या हो रहा है, आपके गोल्ड का रेट बढ़ने का क्या मतलब है कि अगर आप पहले 1 लाख रुपए का जितना गोल्ड खरीद सकते थे, अब 1 लाख रुपए का गोल्ड उससे कम आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो असल में क्या हो रहा है कि आपकी जो मनी है बैक एंड पे वो डिवैल्यू हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बार बार बात की है डिफॉल्ट रिस्क की। आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा नहीं कि व्हाट इज डिफॉल्ट रिस्क? जी बच्चा, व्हाट इज डिफॉल्ट रिस्क? एनीवन? सर जो पहले से टैक्स जो होता है पता होता है हमें? नहीं बेटा नहीं, ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों ने यही जवाब दिया था। देखिए डिफॉल्ट रिस्क का मतलब ये नहीं है, डिफॉल्ट रिस्क का मतलब ये नहीं कि जो आपको रिस्क पता है या जो बिल्ट इन रिस्क है वो डिफॉल्ट रिस्क है। डिफॉल्ट रिस्क है कि आपका जो इशूअर है इंस्ट्रूमेंट का, उसके डिफॉल्ट के कितने चांसेस हैं। जब मैंने बात की ट्रेजरी बॉन्ड की ऊपर, तो ट्रेजरी बॉन्ड में बेसिकली क्या हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है, सॉवरेन गारंटी है, तो गवर्नमेंट के डिफॉल्ट के चांसेस मिनिमम होते हैं, ऐसे ही है ना। ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट आज है तो सुबह नहीं होगी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? नो सर। नहीं हो सकती ना। तो डिफॉल्ट रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपका जो रिस्क बिल्ट इन है या जो रिस्क आपको नोन है वो चीज डिफॉल्ट रिस्क नहीं होती। डिफॉल्ट रिस्क बात हो रही है इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इशूअर के डिफॉल्ट के कितने चांसेस हैं, ठीक है। समझ रहे बात आप लोग? अगर इशूअर के डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा हैं तो आपका डिफॉल्ट रिस्क जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, और जब इंक्रीज करेगा डिफॉल्ट रिस्क तो आप रिटर्न भी ज्यादा इसमें डिमांड करेंगे। ऐसी बात है, रिस्क और रिटर्न का तो यही रिलेशनशिप है ना कि रिस्क इंक्रीज होता है तो रिटर्न भी बढ़ती है। जी बेटी रिपीट करो। मैंने कहा सर फिर से बता दे। देखो बेटी डिफॉल्ट का मतलब है कि जैसे आपकी एक फर्म है, ठीक है, उसने लोन लिए हुए हैं, सपोज करें कि कल को वो लोन पेमेंट करने की रीपेमेंट करने की पोजीशन में नहीं रहती, तो क्या हो जाएगा, फर्म डिफॉल्ट हो जाएगी। समझ गए बात आप लोग? इससे डिफॉल्ट से क्या मुराद है? जी सर। इसी तरह गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास भी लोन्स हैं। जैसे अब हमारी गवर्नमेंट जो है रोजाना शोर मचा रही है कि हमने इतनी पेमेंट्स करनी है, हमारे पास ये इंटरेस्ट की पेमेंट ड्यू हो रही है, हमारे पास इतने प्रीवियस लोन्स आ रहे हैं। अगर ऐसा टाइम खुदा न खास्ता आ जाता है कि गवर्नमेंट जो है ना ये लोन रीपेमेंट करने की पोजीशन में नहीं रहती, तो यहाँ पर इस पोजीशन में क्या हो जाएगा कि आपका डिफॉल्ट रिस्क यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? ठीक है। तो डिफॉल्ट रिस्क से मुराद ये नहीं है जो आप लोगों ने पहले एक अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई थी। डिफॉल्ट रिस्क से मुराद है कि जो इशूअर है सिक्योरिटी का उसके डिफॉल्ट के कितने चांसेस हैं। नॉर्मली जो गवर्नमेंट के डिफॉल्ट के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। आजकल अब सिचुएशन वेरी कर रही है ना, आजकल की जो सिचुएशन है उसमें आप कह सकते हैं कि यार हो सकता है कि गवर्नमेंट का डिफॉल्ट जो है ना वो हो जाए। अगर सपोज कर अल्लाह ना करे ऐसी पोजीशन आए कि हालात और ख़राब होते हैं, गवर्नमेंट अपनी डेट जो है वो रीपेमेंट के काबिल नहीं रहती। क्यों इमरान खान ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बार बार बात की है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने? वो इसी वजह से की है कि आप लोग जो पोजीशन चल रही है, आपकी प्रायोरिटीज अभी चेंज होती हैं। आपकी प्रायोरिटीज यही होगी है कि आपने अपने लोकल्स को देखना है, ठीक है ना। इस वजह से आपकी लोन रिस्ट्रक्शन की बात ये हो रही है ताकि आप डिफॉल्ट ना हो जाए, आपकी जो कंट्री है वो डिफॉल्ट ना हो जाए लोन पेमेंट रीपेमेंट में। समझ में आती बात आप लोगों को? ओके। अच्छा, डिफॉल्ट रिस्क के अलावा और भी टाइप ऑफ रिस्क होते हैं। एक रिस्क होता है जिसको कहते हैं हम लिक्विडिटी प्रीमियम, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है बच्चों? लिक्विडिटी रिस्क ये होता है कि सपोज करें कि आपके पास आपने एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, या सपोज करें आपने आपके पास बैंक अकाउंट में 100,000 रुपीज पड़े हुए हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। जब आप चाहें उसको लिक्विड करवा सकते हैं, आप बैंक को चेक देंगे, बैंक आपको क्या दे देगा, उसके अगेंस्ट कैश दे देगा, ऐसा ही है, ठीक है ना। लेकिन सपोज करें कि आपने यही 100,000 किसी फिक्स टर्म सिक्योरिटी में जो है ना जमा करवा दी है, आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दी, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि जब आप इस तरह की कोई सपोज करें 1 ईयर के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो जब आप ऐसी सिक्योरिटी को कैश करवाते हैं, आपको इमरजेंट रिक्वायरमेंट पड़ गई, आपको पैसों की ज़रूरत है, आप जाएंगे अपने जो फाइनेंशियल कंपनी एसेट कंपनी है उसके पास जाएंगे, उसको कहेंगे कि मैं ये 100,000 जो है ना मुझे रिक्वायरमेंट है, अभी चाहिए मुझे, मैं ख़त्म करवाना चाहता हूँ अपना फिक्स डिपॉजिट। तो वो क्या होगा, वो आपको इस फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करने पे कोई ना कोई चार्जेस इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि आपको 100,000 की बजाय कंप्लीट 100,000 नहीं मिल सकती,
मिलेंगे, 100,000 से कम ही मिलेंगे, ठीक है ना। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया चुका हूँ मैं करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में भी, ठीक है ना। तो जो इजीली कन्वर्टेबल कैश होते हैं वो हाईली लिक्विड एसेट होते हैं, जो आपकी इजीली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं होते वो लीस्ट लिक्विड एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो जब आपकी लिक्विडिटी जो है वो डिक्रीज करती है, सपोज करें कि आपने 1 ईयर की बजाय 3 इयर्स का बॉन्ड परचेज कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अब आपको जो इंटरेस्ट है वो तो चले मिल ही रहा है पीरियोडिक, लेकिन जो फाइनल पेमेंट है पार वैल्यू वो 1 साल की बजाय कब मिलेगी, आफ्टर 3 इयर्स मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी लिक्विडिटी जो है वो कंप्रोमाइज होगी। ऐसी ही बात है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी कि नहीं आ रही है बच्चों? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ठीक है ना। जब आपकी लिक्विडिटी कंप्रोमाइज होती है तो आप लोग क्या चाहेंगे कि आपको, अगर लिक्विडिटी कंप्रोमाइज हो रही है तो आपको रिटर्न जो है वो हायर मिले, रिटर्न आपकी डिक्रीज ना हो। समझ गए बात आप लोग? एक आपको मैंने बताया डिफॉल्ट रिस्क, एक आपको मैंने बता दिया है लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है ना। जब आपकी लिक्विडिटी कंप्रोमाइज होती है, जिस एसेट में आपकी लिक्विडिटी कंप्रोमाइज होती है, सपोज करें कि आपके पास 100,000 1 मिलियन रुपीज है, आप उससे एक जमीन भी खरीद सकते हैं और एक गाड़ी भी खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज करें कि गाड़ी की जो आपकी रियल स्टेट की मार्केट है वो बूम पे है, तो क्या होगा, आप रियल स्टेट को इजीली लिक्विड कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ कैश, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ियों की मार्केट बूम में नहीं है, गाड़ियों की मार्केट डाउन साइड जा रही है, तो क्या हो जाएगा, आप गाड़ी को इजीली लिक्विड नहीं कर सकेंगे। तो जब आप गाड़ी को इजीली लिक्विड नहीं कर सकते तो फिर आप क्या डिमांड करेंगे, आप चाहेंगे कि आपको जो है ना इस इनलिक्विड एसेट होने की वजह से आपको जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है वो उससे ज़्यादा मिले रियल स्टेट से। समझ रहे हैं बात आप लोग? तो ये जो सेकंड टाइप ऑफ रिस्क है, ये कौन सा रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। इसके बाद एक और रिस्क होता है जिसको कहते हैं मैच्योरिटी रिस्क। मैच्योरिटी रिस्क क्या है? मैच्योरिटी रिस्क ये है कि आपके पास एक चीज़ है जो कि आप 1 साल के अंदर वो आपको रिटर्न दे रही है, ठीक है। 1 साल के बाद आप उसको उसके अगेंस्ट रिटर्न ले रहे हैं, वही चीज़ आपको हो सकता है आपने एक बॉन्ड लिया जो कि 10 इयर्स मैच्योरिटी रखता है, ठीक है। अब आपने 10 ईयर का बॉन्ड ले लिया, समझ रहे हैं बात आप लोग? 10 साल का जब आपने बॉन्ड लिया है तो उसका इंटरेस्ट रेट तो फिक्स ही रहेगा ना। सपोज करें कि आपका कूपन रेट 5% है, 10 ईयर के लिए आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 5% के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, आप जो जब लिया था बॉन्ड उस वक्त आपका मार्केट रेट भी 5% था, आपका कूपन रेट भी 5% था, आपका इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज हो गया तो देन क्या हुआ, इसके बाद अल्टीमेटली आपको बॉन्ड के अगेंस्ट जो रिटर्न मिलेंगी वो मार्केट से जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उससे कम ही मिलेंगे। समझ रहे हैं बात आप लोग? तो ये कौन सा टाइप ऑफ रिस्क है, मैच्योरिटी रिस्क, ठीक है। हमने डिफॉल्ट रिस्क देख लिए, हमने लिक्विडिटी रिस्क देख लिया, हमने कौन सा तीसरा टाइप ऑफ रिस्क देखे, मैच्योरिटी रिस्क देखे। इसके अलावा और भी रिस्क होते हैं, री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। सपोज करें कि आपने आज किसी जगह इन्वेस्टमेंट की है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क नॉर्मली शॉर्ट टर्म केसेस में होता है। शॉर्ट टर्म आपने इन्वेस्टमेंट की है, 1 साल के बाद आपने सपोज कर लें, जैसे अभी आप लोग अगर सिनेरियो देखें तो आज से तकरीबन 2 महीने पहले जो है आपका इंटरेस्ट रेट 13% प्लस पे जा रहा था, ठीक है ना। तो आपने सपोज करें 13% प्लस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी 1 ईयर की, ठीक है। अभी राइट नाउ आपका रेट क्या है, याद है आप लोगों को? लास्ट क्लास में बताया था। अभी आप लोगों का रेट क्या चल रहा है, 9% चल रहा है। अगर आपको 1 साल की रिटर्न में इन्वेस्टमेंट में 13% इंटरेस्ट मिल गया तो नेक्स्ट अगर आप उसको री इन्वेस्ट करेंगे तो 13% ही आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 13% से कम मिलेगा, 9% मिलेगा। तो ये टाइप ऑफ रिस्क कौन सा रिस्क कहलाता है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहलाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होते हैं जो कि आपकी जो डिसीजंस होते हैं ना उनको इफेक्ट कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को बच्चों सबको? ओके करते हैं कम से कम ताकि आगे चलें। नहीं करना नाराज हो तो चलो ठीक है। जी जी अच्छा, सर, ओके सर। नेक्स्ट आप चलें, शुक्र यस सर। अच्छा सर वो अब जुएब की का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड जो है, पहले भी उसको मेरा ख्याल मसला बना था, अब क्या वजह हो सकती है कि वो कनेक्ट नहीं हो रहा? सर आप उसे कॉल ठीक है, करें तो ट्राई वो करते ऐड हो हैं, जाएगा। कॉल कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रही सर। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। मैं कर रहा हूँ, हो गया। मैंने इसको कॉल की, ओके मैं कॉल कर रहा हूँ,
कर लेगा। चलो स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, ये पीडीएफ आ रही है सर। ओके। अच्छा, अब आपने की कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसकी कोई ना कोई पार वैल्यू होती है जिसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, स्टेटेड वैल्यू भी होती है, ठीक है ना। स्टेटेड वैल्यू जो होती है आपके बॉन्ड के ऊपर प्रिंट होती है, ठीक है। नॉर्मली जो है आपकी बुक्स में जहाँ पे भी आप कोई क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे तो आपकी फेस वैल्यू जो है वो $1000 ही होगी। जो भी आप क्वेश्चन नॉर्मल उठाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपकी फेस वैल्यू नॉर्मली 1000 होगी, ठीक है। तो the par value generally represent the amount of money the firm borrows and promises to repay at the on the maturity date। ये वो पैसा है जो कि असल में फर्म ने बोरो किया है और आपको प्रॉमिस किया है कि मैच्योरिटी पे आपको ये पैसा वापस कर देगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज कूपन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। कूपन इंटरेस्ट रेट वो स्टेटेड एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है ऑन द कूपन, जो कि आपने जो बोरोड मनी होती है उसके अगेंस्ट जो लेंडर है उसको देना होता है, जिसने आपको पैसे दिए हैं ना, जिसने आपसे बॉन्ड परचेज किया है, ठीक है। उसकी फेस वैल्यू 1000 है, आपने 1000 रुपीज बोरो कर ली, तो उसके अगेंस्ट जो पैसा आपने उसको वापस करना होगा ना पीरियोडिकली, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कूपन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट वैसे बेसिकली होता क्या है, इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है ना। जब आप इंटरेस्ट रेट को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोरोअर देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट है, ठीक है। अगर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेंडर देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट क्या है आपके पास, इनकम, ठीक है। तो कूपन इंटरेस्ट रेट जो है बेसिकली क्या है, स्टेटेड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन अ बॉन्ड, ठीक है। अगर सपोज करें कि आपके बॉन्ड की पार वैल्यू 1000 है और आपका 10% इंटरेस्ट रेट है, तो कूपन पेमेंट कितनी इसकी बन जाएगी, जो आपको पीरियोडिकली मिलेगी वो $100 मिलेगी, ठीक है ना। अगर 5% है तो $50 मिलेगी, अगर आपका 15% है तो $150 मिलेगी, एंड सो ऑन। जो भी आपका स्टेटेड एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा बॉन्ड के ऊपर, वही आपकी क्या बनेगी, कूपन पेमेंट मिलेगी। लेकिन आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि कूपन इंटरेस्ट रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट में हमेशा डिफरेंस होता है। इनिशियली जब आप लोन ले रहे होते हैं, सपोज करें अगर ईयर 0 की आप बात करें, तो ईयर 0 में कूपन इंटरेस्ट रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस जो है वो पॉसिबल, मतलब रेयरली पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है, अगर सपोज करें मार्केट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7% और आप कूपन रेट दे रहे हैं 5%, तो कोई आपसे बॉन्ड पर बाई करेगा? नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे लोग, मार्केट में जाके 7% पे इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर देंगे, बजाय इसके कि आपसे 5% कूपन पेमेंट का बॉन्ड बाय करें। अंडरस्टूड। इसी तरह अगर जो है आपके पास मार्केट का रेट चल रहा है 5%, ठीक है, तो आप क्या 7% का बॉन्ड इशू करेंगे? नहीं सर, कर भी सकते हैं लेकिन वजह, अच्छा आपने बताया ना कर सकते हैं, वजह बताएं कि कर सकते हैं इसलिए कि हमारे जी, पास सर वजह बताएं। वजह ये भी हो सकती है कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट पे जा रही है, तो हम चाहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, उस बेस पे भी कर सकते हैं। और दूसरी वजह ना करने की आप वजह ये ये भी ध्यान है में कि रखें कि इसको अब आप इस ध्यान आपको इस पॉइंट को क्लियर करें। अगर मार्केट में 5% है तो आप बेवकूफ़ होंगे कि आप 7% के ऊपर जो है ना बॉन्ड इशू करें। आप वो लोन सर वो तलाश कर लेंगे जो कि आपको 5% मिल सकता है। समझ रहे हो बात? क्योंकि देखो बॉन्ड का जो इंटरेस्ट कूपन रेट है वो इशूअर जो होता है या जो बोरोअर होता है उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है ना। तो अगर आपको एक चीज़ की कॉस्ट कम पड़ सकती है तो आप बेवकूफ़ हैं कि आप जो है ना हायर कॉस्ट के ऊपर वही चीज़ बाय कर लें, ठीक है। मेरे पास एक मोबाइल है, मार्केट में उसकी कॉस्ट 15,000 है, मैं आपसे कहता हूँ 20,000 का ले लें, आप मुझसे लेंगे? कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। आप कहेंगे नहीं यार ये तो मार्केट में 15,000 का मिल जाता है, मैं आपसे 20,000 का क्यों लूँ? आप मार्केट में जाके कहीं और तलाश करेंगे, आपको आराम से 15,000 का मिल जाएगा। तो समझ में आ गई। कूपन पेमेंट जो होता है नॉर्मली क्या होता है कि एडजेसेंट टू मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है, तकरीबन दोनों सेम होते हैं, दोनों में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। समझ में आ रही है बात? लेकिन जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क बताए हैं वो सब इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपका इंटरेस्ट रेट डिफाइन होता है, तब आप उसको कंपेयर करते हैं अपने कूपन इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है ना। डिफॉल्ट रिस्क भी होता है, आपका लिक्विडिटी रिस्क भी होता है, आपका मैच्योरिटी रिस्क भी होता है। समझ रहे हैं बात आप लोग सारे के सारे?
अच्छा, इसके अलावा एक फर्दर जो टाइप ऑफ बॉन्ड है इसमें एक फिक्स रेट बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स दो हुज इंटरेस्ट रेट इज फिक्स फॉर देयर एंटायर लाइफ। ये नॉर्मली जितने भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ना, जिस मर्जी बुक में अटेम्प्ट करेंगे, उसमें आपके कौन सी टाइप ऑफ बॉन्ड्स को आप फॉलो कर रहे हैं, फिक्स रेट बॉन्ड्स को। उसमें क्या हो रहा होता है, आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है ना वो फिक्स रहता है फॉर द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। जब फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में क्या होता है कि बॉन्ड्स हुज इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट विद शिफ्ट्स इन द जनरल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। जब आप फ्लोटिंग रेट की बात करेंगे तो क्या हो रहा होगा कि आपके बॉन्ड का कूपन रेट वेरी कर रहा होगा मार्केट के इंटरेस्ट रेट के साथ। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में रिस्क कम होगा या फिक्स रेट बॉन्ड में रिस्क कम होगा? फिक्स्ड होगा, में कम होगा मेरे ख्याल से। देखो बेटा, जब फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, फ्लोटिंग रेट में क्या हो रहा है, अगर मार्केट का रेट जा रहा है, सपोज करें 5%, आपका बॉन्ड भी कितना दे रहा है, 5% दे रहा है। मार्केट में रेट 7% हो गया, आपका बॉन्ड भी का रेट भी कितना हो गया, 7% हो गया। मार्केट में रेट 4% हो गया तो आपका बॉन्ड का रेट भी क्या हो गया, 4% हो गया। फिक्स रेट बॉन्ड में क्या है, अगर आपका फिक्स रेट बॉन्ड है, सपोज करें 5% है, मार्केट में अगर रेट इंटरेस्ट रेट 3% में चला गया तब भी आपको कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में रेट 10% चला गया है तो आपको कितना पड़ रहा है, ये बॉन्ड 5% में। ठीक है ना। तो जो फिक्स रेट बॉन्ड है वो हाईली रिस्की होते हैं, उनमें रिस्क बहुत हाई होता है। जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होते हैं उसमें रिस्क क्या होता है, मिनिमम होता है। आप समझ में आइए आप लोगों को बात? जी सर। समझ में आ गई कि फिक्स रेट बॉन्ड में रिस्क हमेशा हाई होता है। क्यों? क्योंकि आपका कूपन रेट फिक्स है, आपका मार्केट का रेट जो है वो तो आपके इख्तियार में नहीं है, वो तो अप एंड डाउन चल रहा है। ठीक है ना। तो जब फिक्स रेट बॉन्ड इशू होगा तो उसमें क्या होगा, आपका जो रिस्क होगा फैक्टर वो ज्यादा होगा, तो जो फिक्स रेट बॉन्ड की रिटर्न होगी वो मार्केट से हमेशा क्या होगी, वो ज्यादा होगी, तभी फिक्स रेट बॉन्ड आपका बिक सकेगा, अदरवाइज आपका फिक्स रेट बॉन्ड बिक नहीं सकेगा। और थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड जो होती है वो होती है जीरो कूपन बॉन्ड। इन टर्म ऑफ रेट अगर हम बात करें, जी बेटा, जी बेटा क्या हो गया, कोई क्वेश्चन है? लड़ाई कर रहे हैं, माइक ऑफ करें प्लीज। हाँ, जब जीरो कूपन की बॉन्ड की बात करते हैं तो जीरो कूपन बॉन्ड में कोई एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती। ठीक है, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज करें जीरो कूपन बॉन्ड की वैल्यू है 1, ठीक है, तो वो 1000 पे सेल नहीं होगा, वो 1000 से लोअर प्राइस पे सेल होगा और आपको मैच्योरिटी के ऊपर कितने पैसे मिल जाएंगे, 1000 के 1000 पूरे मिल जाएंगे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? जीरो कूपन बॉन्ड की कोई एग्जांपल आप लोगों के जहन में? टी बिल्स जो होते हैं ना, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, वो जीरो कूपन बॉन्ड है। ट्रेजरी बिल्स में आपको जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो नहीं हो रही होती, आप उसको बाय करते हैं डिस्काउंट पे और मैच्योरिटी के ऊपर जो आपकी उसकी फेस वैल्यू है वो कंप्लीट रिटर्न हो जाती है। तो टी बिल जो है वो कौन सा होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, वो जीरो कूपन बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, मैच्योरिटी डेट। ठीक है, कोई भी बॉन्ड अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड के ऊपर फेस वैल्यू लाजमी होगी, कूपन रेट लाजमी होगा, मैच्योरिटी डेट लाजमी मेंशन होगी। मैच्योरिटी डेट बेसिकली आपको क्या बताएगी कि जो आप लैंड कर रहे हैं या जो कंफर्म आपसे या इशूअर आपसे बोरो कर रहे हैं फंड, जो फेस वैल्यू है वो आपको कब वापस करेगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है आप लोगों को बात? बेसिकली मैच्योरिटी डेट आप लोगों को ये बताएगी कि जो फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है वो कब जाकर आपको रिटर्न हो सकती है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है ओरिजिनल इशू डिस्काउंट बॉन्ड एनी बॉडी बॉन्ड ओरिजिनली इफेक्ट ऑफर्ड एट अ प्राइस बिलो इट्स पार वैल्यू। अगर जीरो रेटेड बॉन्ड है, ठीक है, और वो पार वैल्यू से आपको बिलो पे ऑफर हो रहा है, ठीक है, तो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होगी, सॉरी, जो उसकी जो डेट होगी इशू डेट, वो ओरिजिनल इशू डिस्काउंट बॉन्ड कहलाएगी, OID बॉन्ड कहलाएगी। ठीक है ना। और मैच्योरिटी डेट वो क्या हो, वो कौन सी डेट होगी, ये तो इशू डेट होगी, मैच्योरिटी डेट वो होगी जब आपका बॉन्ड जो है वो मैच्योर हो रहा होगा। ठीक है, और ओरिजिनल मैच्योरिटी जो है द नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी एट द टाइम अ बॉन्ड इज इशूड, जिस टाइम पे बॉन्ड इशू हुआ है वहां से लेकर मैच्योरिटी डेट तक जो टाइम पीरियड है वो मैच्योरिटी डेट कहलाएगी, सॉरी ओरिजिनल मैच्योरिटी कहलाएगी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज, कॉल प्रोविजंस। कॉल प्रोविजंस आप लोगों को याद, लास्ट टाइम याद है हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कॉल प्रोविजन होती क्या है? सपोज करें कि एक बॉन्ड है, आपने उस बॉन्ड में इन्वेस्ट किए, बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000,
ठीक है, बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है 1000 है, उसकी मैच्योरिटी कितनी है 10 ईयर, और उसका इंटरेस्ट रेट कितना है वो सपोज कर लेते हैं कि 10% है। ठीक है, बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है 1000, जिसकी मैच्योरिटी है 10 ईयर और इंटरेस्ट रेट कितना है 10% है। इस बॉन्ड में फर्म आपको या गवर्नमेंट आपको बता रही है, कॉर्पोरेट या म्युनिसिपल गवर्नमेंट आपको बता रही है कि इसमें कॉल प्रोविजंस भी अवेलेबल हैं। कॉल प्रोविजन से क्या मुराद है कि कॉल प्रोविजन ये है कि जो इशूअर है बॉन्ड का वो किसी भी टाइम पे एक स्टेटेड प्राइस के ऊपर इस बॉन्ड को कॉल कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को बच्चा? सपोज कर लेते हैं कि 1000 का, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1000 का बॉन्ड है, 10 ईयर मैच्योरिटी है, 10% रेट है। जो इशूअर है सपोज करें कॉर्पोरेट फर्म है, वो कहती है कि मैं इसको, ये 10 ईयर की मैच्योरिटी है, मैं इसको 5 ईयर के बाद 1100 का परचेज कर सकती हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि फर्म ने आपको एक प्रोविजन दी है कि मैं इसको परचेज कर सकती हूँ, लेकिन ये क्या है, ये प्रोविजन है। अगर फर्म इस प्रोविजन को अडॉप्ट करेगी तब ये अप्लाई होगा, अदरवाइज अडॉप्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप लोग? जी सर। ठीक है ना, कॉल प्रोविजन है बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक, इसको आप एक और भी लफ्ज बोलते हैं, वो मेरे ध्यान से निकला हुआ है, ऑप्शंस। ऑप्शंस याद है आप लोगों को, हमने कॉल और पुट ऑप्शन पढ़ी थी, याद है बच्चों? कॉल और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है, कॉल एक ऑप्शन होती है जिसमें जो होता है, जो इशूअर ऑफ द फाइनेंशियल एसेट होता है, वो किसी भी उस एसेट को कॉल बैक कर सकता है, बाय बैक कर सकता है एट अ स्टेटेड प्राइस। ठीक है, वो होती है कॉल ऑप्शन। लेकिन चूंकि ऑप्शन है, अगर एक्सरसाइज होगी तो फिर इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, अगर एक्सरसाइज नहीं होगी तो फिर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है, एक मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, एक बॉन्ड है जिसका मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए थे, इसको सामने लिख के भी आपको दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सपोज करें एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है बॉन्ड की या पार वैल्यू है $1000, जो उसका कूपन रेट है वो है 10% और उसकी मैच्योरिटी है 10 ईयर। हो गया, उसकी कॉल प्राइस भी फर्म ने आपको बता दी है। फर्म ने कहा है कि इसको मैं 1100 रुपीज़ में इस बॉन्ड को वापस बाय कर सकता हूँ, $1100 में या रुपीज़ में इसको मैं बाय बैक कर सकता हूँ। आफ्टर व्हेन, कॉल पीरियड कितना है, आफ्टर 5 ईयर। ठीक है बच्चा, समझ में आ रही है आप लोगों को यहाँ तक मेरे क्वेश्चन की? एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 है, कूपन रेट 10% है, मैच्योरिटी 10 ईयर है और कॉल प्राइस कितनी है 1100 है, और कॉल पीरियड आफ्टर 5 ईयर्स कितना है जी? सॉरी, कॉल पीरियड क्या है आफ्टर 5 ईयर। 5 सपोज करने के सपोज करें कि मार्केट का रेट चल रहा है 5%, तो क्या मैं इस बॉन्ड को कॉल बैक करूंगा 5 साल के बाद? 5%, should I call back the bond? नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे सर। लॉजिक बताएं, लॉजिक। उसकी वजह ये है कि सर ये 1100 जो है ये 10% के हिसाब से बनता है, तो आप मार्केट से और चीज़ उठा लेंगे ना 5% के हिसाब से, ये चीज़ नहीं लेंगे। नहीं, इसको इसको इस तरह से समझें कि ये आपने एक लोन लिया हुआ है जिसके ऊपर आप कितने % पेमेंट कर रहे हैं, 10%। 10% का ठीक है, सर, 10% आप पेमेंट कर रहे हैं पर ईयर, और 5 साल के बाद भी आपने कितनी पेमेंट करनी है इसके ऊपर, 10% ही करनी है। 10% ऐसे ही है, 10% से ज्यादा कम तो नहीं कर सकते ना। मार्केट में रेट 5% आ गया, तो आप इस टाइम पे आपको करना क्या चाहिए कि यू विल कॉल बैक द बॉन्ड एट द गिवन प्राइस। ठीक है, कॉल बैक प्राइस, और देन क्या होगा, आप नया बॉन्ड इशू कर सकते हैं 5% इंटरेस्ट रेट पे। समझ में आ रही बात आप लोगों को?
ये सर इन्वेस्टर के एंड से है या बोरोवर के एंड से है? ये कंफ्यूजन है मुझे इसमें सर, इस वजह से। बेसिकली हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर के एंड से, ठीक है ना। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, अपनी कंपनी के फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं। तो जब हम इश्यूअर की बात करते हैं तो जो इश्यूअर 10% बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो कॉल की ऑप्शन हमेशा किसके पास होगी? जी, कॉल की ऑप्शन हमेशा किसके पास होगी? इश्यूअर के पास, इन्वेस्टर के पास, सॉरी इश्यूअर के पास होगी। हाँ जी ठीक है, आप समझ आ गए सर, वो ले लेंगे। समझ में आ गई ना। तो क्या होगा कि आप सर इस बॉन्ड को कॉल प्राइस के ऊपर बाय बैक कर लेंगे और आप एक नया बॉन्ड इशू कर देंगे जिसको आप आराम से 5% के ऊपर क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। जी सर, बात समझ में आई है आप लोगों को? जी ठीक है सर, आप समझ आ गए। तो कॉल प्रोविजन बेसिकली क्या है? कॉल प्रोविजन ये है कि a provision in a bond contract that gives the issuer the right to redeem the bond under a specific terms prior to the normal maturity date। जो नॉर्मल मैच्योरिटी डेट है उससे पहले आप एक स्पेसिफाइड टर्म्स के ऊपर अपने बॉन्ड को बाय बैक कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड बेसिकली क्या है? सिंकिंग फंड प्रोविजन दैट फैसिलिटेट द ऑर्डरली रिटायरमेंट ऑफ द बॉन्ड इशू। सिंकिंग फंड प्रोविजन जो है ये बेसिकली क्या होती है कि आपका जो रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड है वो उसको ऑर्डरली फैशन में करवाने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अमेरिका के हिसाब से लिखा हुआ है कि years ago firms were required to deposit money with a trustee that invested the funds and then use accumulated sum to retire the bond when they matured। आप इससे पहले क्या किया करते थे कि आपके पास जो सम ऑफ मनी होती थी उसको आप किसी के पास रखवा दिया करते थे जो उसको इन्वेस्ट किया करता था फंड्स में, और इसके बाद जो पैसा जमा होता था उससे आप यूज किया करते थे बॉन्ड को रिटायर करने के लिए। आज क्या हो रहा है? टुडे सिंकिंग फंड प्रोविजन रिक्वायर द इशू टू बाय बैक अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द इशू ईच ईयर। सिंकिंग फंड प्रोविजंस क्या करती हैं कि जो इशूअर होता है उसको रिक्वायरमेंट है उसकी बाय लॉ कि वो स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो हर साल जो है बॉन्ड की बाय बैक करता है, ठीक है। अ फेलियर टू मेक द सिंकिंग फंड रिक्वायरमेंट कंस्टिट्यूट अ डिफॉल्ट व्हिच मे थ्रो द कंपनी इनटू बैंकरप्सी। अगर आप फेल हो जाते हैं सिंकिंग फंड डेवलप करने में तो आप बैंकरप्सी में जा सकते हैं। समझ गए बात आप लोग सारे के सारे? सिंकिंग फंड प्रोविजन क्या है कि अ प्रोविजन इन अ बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट रिक्वायर्स द इशूअर टू रिटायर अ पोर्शन ऑफ द बॉन्ड इशू ईच ईयर, ठीक है ना। यानी कि आप सपोज करें कि 1 मिलियन के बॉन्ड इशू किए हैं, $1 मिलियन के, तो उसका आप सर्टेन पोर्शन जो है आपने सपोज कर लेंगे 20%। अगर आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि आपने हर साल जो है रिटायर करना है तो आप क्या करते जाएंगे? 20% जो बॉन्ड का है वो हर साल बाय बैक करते जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ प्रोविजन को क्या कहा जाता है? सिंकिंग फंड प्रोविजन। इसके अलावा और जो फीचर्स बॉन्ड के हो सकते हैं वो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। बॉन्ड्स दैट आर एक्सचेंजेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर फॉर द इशूइंग फर्म्स कॉमन स्टॉक, ठीक है। अगर आपके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो आप क्या कर सकते हैं कि फर्म की इक्विटी शेयर्स हैं उनसे रिप्लेस कर सकते हैं अपने बॉन्ड को, ठीक है। वारंट्स क्या है कि वारंट्स लॉन्ग टर्म ऑप्शंस टू बाय ऑप्शंस हैं। अभी ऑप्शंस का मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑप्शंस वो आपकी जो है ना क्या कहते हैं एग्रीमेंट्स होती हैं जो एक्सरसाइज करने पर एप्लीकेबल होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। जैसे कॉल एक ऑप्शन है, ठीक है। कॉल ऑप्शन में क्या हो रहा होता है कि कॉल ऑप्शन इश्यूअर के पास होती है। अगर इश्यूअर अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तब आप जो है अपने बॉन्ड को कॉल प्राइस पर वापस कर सकेंगे, अदरवाइज वो कॉल प्राइस से वापस आप नहीं कर सकेंगे। समझ आ रही है बात बच्चों? अच्छा, इसके बाद पुटेबल बॉन्ड्स। पुटेबल बॉन्ड्स के बॉन्ड्स विद अ प्रोविजन दैट अलाउ इन्वेस्टर्स टू सेल देम बैक टू द कंपनी प्रायर टू मैच्योरिटी एट अ प्री अरेंज्ड प्राइस। पुटेबल बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स हैं? जिसमें प्रोविजन है किसके पास? कॉलेबल बॉन्ड्स में किसके पास थी? इश्यूअर के पास। पुटेबल बॉन्ड में किसके पास है? इन्वेस्टर के पास है। कि इन्वेस्टर जो है मैच्योरिटी से पहले एक प्री डिफाइंड प्राइस के ऊपर अपने बॉन्ड को वापस सेल कर सकता है इश्यूअर को। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अब जो ये क्या, जी बेटा समझ में आई है? जो आपने अभी ये बच्चों ने क्वेश्चन किया था ना इससे पहले, नाम मुझे फिर निकल गए ध्यान से, कि ये अब आपने पोर्टेबल बॉन्ड्स को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, नॉट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बॉरोवर। अब ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, इसमें सपोज कर लें कि अगर
पुट प्राइस है 1100 है और पुट पीरियड कितना है आफ्टर 5 ईयर्स है। मार्केट रेट 5% is good, investor will take the bond or not? नहीं बैक करेगा ना सर, मैंने वो इसीलिए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम जवाब दिया था। क्यों नहीं पाए करेगा, उसकी वजह तो यह उसको ऑलरेडी 10% मिल रहा है मार्केट रेट तो हाँ उसको ऑलरेडी 10% मिल रहा है, जबकि मार्केट का रेट 5% है। तो वो अपनी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको बॉन्ड के ऊपर जो रिटर्न है वो मार्केट के रिटर्न से हमेशा ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ये कौन से बॉन्ड है? पोर्टेबल बॉन्ड्स हैं। इसके बाद है इनकम बॉन्ड्स। इनकम बॉन्ड्स हलाल बॉन्ड लगते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। इनकम बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड हैं? ये आपको उसी वक्त पेमेंट करेंगे जब इसमें कोई ना कोई इनकम होगी। अगर आपकी फर्म की इनकम कोई नहीं है तो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस केस में जो इन्वेस्टर होगा उसका रिस्क ज्यादा है, तो वो रिटर्न भी ज्यादा डिमांड करेगा। ठीक है, इसके बाद है इंडेक्स्ड परचेजिंग पावर बॉन्ड, द बॉन्ड दैट हैज इंटरेस्ट पेमेंट बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन इंडेक्स सो एज टू प्रोटेक्ट द होल्डर फ्रॉम इन्फ्लेशन। इस टाइप ऑफ बॉन्ड में, इंडेक्स बॉन्ड में क्या हो रहा होता है कि आपकी जो बॉन्ड का इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो लिंक विद इन्फ्लेशन होती है। जब इन्फ्लेशन के साथ लिंक होगी तो परचेजिंग पावर जो है आपके इन्वेस्टर की वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसमें इन्वेस्टर का रिस्क कम होगा, तो इसमें इसकी जो कूपन का रेट है वो भी आपको कम ही मिलेगा, आपको ज्यादा नहीं मिल सकेगा। समझ में आ गई बच्चों सबको बात? अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन के लिए टाइमलाइन जो आपको सामने नजर आ रही है इसको जरा एक बार देख लें। टाइमलाइन अभी आप लोगों ने डिटेल से पढ़ ली है। टाइमलाइन बॉन्ड की क्या है? बॉन्ड में आपको जो बॉन्ड्स की वैल्यू है वो सब RD जो है वो बेसिकली क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और दो चीजें आप लोगों ने अब देखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट टाइम भी आप लोग कंफ्यूज होते थे। दो चीजें होती हैं, एक ओपन रेट होता है और एक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कूपन रेट, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कूपन रेट कौन सा रेट है? जो कि बॉन्ड के ऊपर मेंशन है। ठीक है ना, अगर कूपन रेट जो है फॉर द पीरियड ऑफ बॉन्ड, जो नॉर्मल बॉन्ड है फॉर द पीरियड ऑफ बॉन्ड, जो कूपन रेट है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर सपोज करें कि आपने एक बॉन्ड लिया जिसके ऊपर आपको 1000 का बॉन्ड था, 10% आपका इंटरेस्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट फर्स्ट पीरियड में आपको कितना मिल जाएगा? 1000 के ऊपर 100 का। ठीक है, सेकंड पीरियड में कितने का मिलेगा? फिर 100 का। थर्ड पीरियड में कितने का मिलेगा? 100 का। और एंड पीरियड तक आपको कितना इंटरेस्ट मिलता रहेगा? 100 पर पीरियड आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो क्या हो रही है? तमाम पीरियड्स में कॉमन है। और जो कॉमन अमाउंट अगर आपकी आ रही है और रिकरिंग अमाउंट आ रही है तो वो कौन सी टाइप ऑफ कैश फ्लो है? ये आप टाइम लाइन देखें, फर्स्ट पीरियड में भी 100 है, सेकंड पीरियड में भी 100 है, थर्ड पीरियड में भी 100 है और 15 पीरियड में भी 100 है। तो ये जो 100 आपके पास आ रहा है, जो रिपीट हो रहा है पर ईयर, ये कौन सी टाइप ऑफ कैश फ्लो है बच्चों? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आपने? जब आपकी कैश फ्लो रिपीट हो रही होती है, रिकर हो रही होती है, तो उस टाइप ऑफ कैश फ्लो को क्या कहते हैं? एनुइटी। बेटा भूल गए? ये एन्युटी सर, ठीक है सर। जी, जब आपकी कैश फ्लो रिपीट हो रही है पर पीरियड, $100 चली जा रही है, तो ये बेसिकली क्या है? आपके पास एनुइटी है। ठीक है, तो आपके पास जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आपको जो कूपन रेट मिल रहा है आपको बॉन्ड के ऊपर, वो क्या होती है? वो एनुइटी होती है। फेस वैल्यू क्या होती है? वो लंप सम अमाउंट होती है जो आपको एंड ऑफ मैच्योरिटी मिलती है। ठीक है ना, एंडिंग पीरियड में आपको 1000 मिल रहा है और आपको फॉर द पीरियड ऑफ बॉन्ड जो है वो क्या मिल रहा है? आपको $100 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसको अगर हम सामने रखें अपने, ये अगर आपके पास टाइम लाइन हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस बॉन्ड की वैल्यू बताए, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे वर्कआउट होगी बच्चों? वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू, सबसे पहले आपके पास क्या आना चाहिए? इंटरेस्ट का फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट एक एन्युटी है। तो एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का क्या फार्मूला है? टी। क्या है बच्चों, याद करें?
ये फार्मूला एन्युटी का बच्चों, यस सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का ये फार्मूला है ना? जी सर, यही है सर। ये तो हो गया फर्स्ट पोर्शन जो कि आपका इंटरेस्ट रेट को डिफाइन कर रहा है। सेकंड पोर्शन अब आपके पास क्या रहेगा, मैच्योरिटी पे जाके आपको एक लम सम अमाउंट मिल रही है 1000 की। अगर आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या फार्मूला था, वो इसमें ऐड अप कर देंगे। वो क्या फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का? वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r इस टू पावर n। ये फार्मूला है बच्चों। जी सर, यही फार्मूला सर। फार्मूला है बेटा। जी सर। ठीक है, तो अब आपका जो ये फर्स्ट पोर्शन है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, आपकी जो इंटरेस्ट है या कूपन रेट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू बता रहा है। और ये जो पोर्शन है, ये जो आपको फेस वैल्यू बाद में मिलनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात आपको? ये जो आपके पास गिवन ऊपर डाटा है, तो इसके मुताबिक अगर इसको आप वर्कआउट करें तो आपके बॉन्ड की वैल्यू क्या बननी चाहिए जी, अगर हम सॉल्व करते हैं इसको? हंड्रेड टाइम 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना परसेंट इंटरेस्ट है आपका? कूपन रेट क्या दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। जी सर, 10%। 0.10। रेज़ टू द पावर कितना टाइम पीरियड है? n कितना है आपके पास? 15 है। जी सर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.10 प्लस फेस वैल्यू कितनी है आपके बॉन्ड? 1000 है। जी सर। प्लस 0.0 रेज़ टू द पावर 15। 15। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व कर रहे हैं अपने पास, इसको क्या आंसर आ रहा है? मैं भी कर रहा हूँ 1.10 रेज़ टू द पावर 15 अनडिवाइडेड बाय this 1 minus this divided by 0.1 100 60.61 आ गया। thousand divided by this 39 point। आंसर आ रहा है बच्चा सबका? नजर नहीं आ रहा सर। प्रीवियस फार्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, वही फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है सर वो फार्मूला जब उस टाइम हमने लगाया था तो उस टाइम हम सी ओवर आर करते थे ना, तो सर पी एम टी ओवर आर कर सकते हैं अगर इसको उस तरह से सॉल्व करें। एक ही बात है, आप बिल्कुल करेक्ट, आपके सामने फार्मूले में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना। मैं आपको बस जस्ट बुक को, अगर आप इस बुक को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे इस तरह गिवन है। आप बेशक पीएमटी ओवर आर कर लें, उससे मैटर कर लीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करता, वो आपका फार्मूला तो वही एग्जिस्ट करेगा ना। ठीक है सर। समझ में आ गई बात? आप किस तरह आपने वैल्यू ऑफ बॉन्ड फाइंड आउट करती हैं? अगर आपके पास जो है बॉन्ड की डिटेल्स गिवन हो तो आप वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना फाइंड आउट करेंगे कि आपने कूपन को मल्टीप्लाई कर देना 1 प्लस आर से, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर लगा के कूपन को मल्टीप्लाई करना है, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाकर आपने जो आपको फाइनल में $1000 मिल रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा?
बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपने पहले भी कंफ्यूजन थोड़ी बहुत आपको थी, ये जहन में रखिएगा कि इस केस में ये जो गिवन केस है, चूंकि इसमें आपका इंटरेस्ट रेट भी 10% है और बॉन्ड का कूपन रेट भी 10% है, इसीलिए आपकी वैल्यू क्या आई है 1000 है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको बच्चों? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक कि नहीं पहुंच रही? पहुंच रही सर। पहुंच रही है ना? इसको फिर निकालेंगे, अपने मुंह से भी पहुंचाए मेरे तक। इस केस में मैं आपको जो क्वेश्चन किया वो ये किया कि यहाँ पर आपका चूंकि बॉन्ड रेट भी कूपन रेट भी 10% था और मार्केट का इंटरेस्ट रेट भी 10% था, तो आपके पास इसलिए बॉन्ड की वैल्यू क्या आई है 1000 आई है। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि आपके बॉन्ड का रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, सॉरी मार्केट का रेट 10% की बजाय 15% हो गया, ठीक है, अगर 15% हो गया तो इसी फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला किस तरह से बन जाएगा, स्कोर बी इज इक्वल टू कूपन रेट कितना होगा इसका, पहले जस्ट ऊपर assumptions लिख लेते हैं ताकि आपके जहन में रहे। इनिशियल क्या था आपके पास, कूपन फेस वैल्यू थी आपके पास, या इसको पार वैल्यू कर देते हैं, पार वैल्यू थी आपके पास थी, एन जो था आपके पास था 15 था, ठीक है, कूपन रेट आपके पास कितना था 10% था, ठीक है, और मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या था, मार्केट का इंटरेस्ट रेट आपके पास क्या था, पहले केस में 10% ही था, ठीक है। ये आपके पहले सवाल का रॉ डाटा है, पहले क्वेश्चन में जो आपने सॉल्व किया, इसको कूपन रेट भी 10% है और मार्केट का रेट भी 10% है, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू क्या आ गई है 1000, जो फेस पे है वैल्यू वही आपकी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है, ठीक है। अब हम सेकंड सिनेरियो में जा रहे हैं। सेकंड सिनेरियो में हम ये बात कर रहे हैं कि आपके पास, हम सपोज कर रहे हैं कि सपोज इंटरेस्ट रेट इज इंटरेस्ट रेट, यानी कि आर की हम बात करें कि इस केस में सपोज कर रहे हैं कि आर आपके पास क्या है 5%, ठीक है, तो आपका ये फार्मूला अभी क्या बन जाएगा 100 रहेगा कि क्या रहेगा, कूपन रेट, यहाँ पे कूपन कितनी आएगी वैल्यू, जी फायदा बेटा जी, कोई और 100 ही आएगी ना कितने किए सर? हैं आज इब्राहिम साहब, हाँ जी, कूपन वैल्यू यहाँ पे 100 रहेगी, क्योंकि आपका कूपन रेट कितना है, कूपन रेट आपका 10% है, जब कूपन रेट 10% है तो जो आपकी पीएमटी है वो क्या बनेगी 1000 इंटू 10% इज इक्वल टू 100, ठीक है, वो आपकी 100 ही रहेगी, ठीक है। तो इस केस में जब आप बात करेंगे तो आपके पास कूपन रेट चेंज नहीं होगा। सर वो जिस तरह पहले हम करते थे तो उसमें कूपन रेट हम फाइंड करते थे ना, परसेंटेज दी होती थी हमें, तो फाइंड करके हम सी लिखते थे। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, हम कूपन रेट अभी हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की कि कूपन हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ आर चेंज हो गया है, पहले आर जी सर। 10% था, अभी आर 5% है, ठीक है। जी सर। 100 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05, यहाँ पे आर क्या आ जाएगा 0.05, जी सर। ठीक है, रेज़ टू द पावर 15 जी सर। डिवाइडेड बाय 0.05 आएगा, जी प्लस सर। 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 0.05 रेज़ टू द पावर 15। 15। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अभी आपके पास क्या आंसर आएगा, सॉल्व करें, मैं भी अपने पास सॉल्व कर रहा हूँ। वन 1.05 raised to the power 15, 1 minus this divided by 0.05 into 100 है, ये तो मैंने गलती कर दी, 0.05 raised to the power divided by this 1 divided by 0.05 multiply by 100। पहले क्वेश्चन का बच्चों आ रहा है आंसर
1037.97, ठीक हो गया। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 1000 डिवाइडेड बाय दिस 481 पॉइंट, ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। इस केस में क्या हुआ है, जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट 5% हो गया है, आपका बॉन्ड का कूपन रेट 10% है, तो आपके बॉन्ड की प्राइस वैल्यू क्या बन गई है? 1518 रुपये, $1519 का आपको ये बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम है और आपके बॉन्ड का जो रिटर्न है वो मोर देन मार्केट इंटरेस्ट रेट है। तो इस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है? याद है आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, प्रीमियम बॉन्ड, ठीक है। फेस वैल्यू तो है आपके पास जिसकी फेस वैल्यू तो आपके पास 1000 है, लेकिन वो कितने का सेल हो रहा है? 1519 रुपीज का सेल हो रहा है। तो ये आपके पास इस टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाता है? प्रीमियम बॉन्ड कहलाता है। क्वेश्चन है आप लोगों से, डिस्काउंट बॉन्ड कब बनेगा आपका बॉन्ड? जी बच्चों, व्हेन योर बॉन्ड विल बी अ डिस्काउंट बॉन्ड? जब प्राइस कम होगी सर इसकी असल रेट से सर, ओरिजिनल प्राइस से, फेस वैल्यू से। जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट आपके बॉन्ड के कूपन रेट से इंक्रीज कर जाएगा तो आपका बॉन्ड क्या बन जाएगा? डिस्काउंट बॉन्ड बन जाएगा। डिस्काउंट बन जाएगा और उसकी प्राइस कम होगी सर फेस वैल्यू हाँ, से जब उसकी कैलकुलेट प्राइस फिर होगी। कम हो जाएगी, ठीक है। इफ इंटरेस्ट रेट आर इज लेस देन कूपन रेट, तो आपका बॉन्ड कौन सा है? प्रीमियम बॉन्ड है। इफ आर इज ग्रेटर देन सी आर, तो आपका टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है? डिस्काउंट बॉन्ड, ठीक है। इफ आर इज इक्वल टू कूपन रेट, तो आपका बॉन्ड किस पे सेल हो रहा है? एट पार पे सेल हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ये तीन कंडीशंस आपको याद रहेंगी, जी सर। ठीक है। अभी दोबारा से देख लें कि इस केस में, जो ऊपर वाले केस में क्या हुआ था कि आपका आर जो था वो 5% था, लेकिन सी आर कूपन रेट कितना था? 10%। तो जब आर कम होगा और 10 जो कूपन रेट जो है वो ज्यादा होगा, तो आपका बॉन्ड का टाइप कौन सी बन जाएगी? प्रीमियम बॉन्ड बन जाएगी। और अगर आर ज्यादा होगा और आपका कूपन रेट कम होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? यही बॉन्ड डिस्काउंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों सबको? यस सर। ओके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फार्मूला आप लोगों को रिकॉल हो गया पुराना पढ़ा हुआ? यस सर। देखिए आपके सामने भी लिखा हुआ है कि इफ R is equal to coupon rate, fixed rate bond sell at par, hence it is a par bond. अगर R जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और कूपन रेट दोनों सेम है, तो बॉन्ड की टाइप कौन सी है? पार बॉन्ड है। अगर R जो है वो बड़ा है, जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है कूपन रेट से, तो क्या होगा? आपका बॉन्ड जो है वो बिलो पार सेल होगा, तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डिस्काउंट बॉन्ड बन जाएगा। और अगर R कम है और कूपन रेट ज्यादा है, तो आपका जो फिक्स रेट बॉन्ड है वो पार से अबव पे सेल होगा, तो ये कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड बन जाएगा? ये प्रीमियम बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ गई बच्चों? जी सर। नेक्स्ट है बॉन्ड यील्ड्स, ठीक है। बॉन्ड यील्ड बेसिकली होती क्या है? जब आपने फार्मूला देखा है ना ये वाला, एक मिनट ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ।
नाराज ही हो गया। हाँ जी, अच्छा, इस फार्मूले में जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस फार्मूले में जो आपका यील्ड की जो बात हम कर रहे हैं ना, ये जो आर होता है, दिस आर, ठीक है, ये आपको क्या कहलाता है? बॉन्ड की यील्ड कहलाता है, ठीक है, बॉन्ड की रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। समझ रहे हैं बात आप लोग? यील्ड टू मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट आपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली क्या है? वो ये इंटरेस्ट रेट है। अगर आपने बॉन्ड, आपको कहा जाए कि बॉन्ड की यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड आउट करें कि बॉन्ड आपको मैच्योरिटी के ऊपर क्या रिटर्न देगा, तो आप क्या चीज फाइंड आउट करेंगे? दिस आर इज ऑल्सो YTM। याद आ रहा है आप लोगों को? लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। ये आर आपके पास क्या है? YTM, ठीक है बच्चों? जी सर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल वाला फार्मूला पढ़ा था, वो आप लोगों को जरा रिकॉल करने, वो फार्मूला ही आपका इसमें काम आएगा, ठीक है? उसको हम देख भी लेंगे क्वेश्चंस में, लेकिन इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके पास अगर सपोज करें कि ये आर गिवन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे दिया होता है? ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है PDF? जी सर। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि अब क्वेश्चन गिवन है कि एक बॉन्ड है जिसकी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, you have just purchased an outstanding 15-year bond with a par value of 1000 for $1145.68। एक बॉन्ड था जिसकी फेस वैल्यू थी 1000, आपने ये प्रीमियम बॉन्ड था, आपने $1145.68 पे इसको परचेज किया है। इट्स एनुअल कूपन पेमेंट इज $75। व्हाट इज द बॉन्ड्स यील्ड टू मैच्योरिटी? इस बॉन्ड की यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होगी? ठीक है, पहले तो मुझे बताएं कि इस केस में कूपन रेट क्या है बच्चों? $1000 का बॉन्ड है, इसका कूपन रेट क्या है? सर 1000 ही होगा सर। कूपन रेट बेटा, कूपन रेट, जो कूपन पेमेंट आपको पीरियोडिक मिलेगी उसका रेट क्या है? सर कूपन पेमेंट गिवन है, वो कितनी है सर? कूपन 75 पेमेंट? सर डॉलर। 75 है, तो कूपन रेट क्या हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 यस सर। परसेंटेज में आप निकालना चाह रहे हैं, तो 7.5% आपका कूपन रेट है। यस समझ गए सर। बात आप लोग? जी ठीक है ना? यस सर। तो कूपन रेट क्या है आपके पास? 7.5%। अब जो पहले आप प्रीमियम और डिस्काउंट बॉन्ड का रूल पढ़ के आए ना, वो आप लोगों ने जहन में रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, कि अगर आपके पास 7.5% कूपन रेट है और आपका बॉन्ड प्रीमियम पे बिक रहा है, ठीक है, मार्केट में हाई प्राइस पे बिक रहा है पार वैल्यू से, तो आपकी जो मार्केट रेट है वो 7.5 से ज्यादा होगा कि 7.5 से कम होगा? जी बच्चों, क्वेश्चन का आंसर दें। रमीज भाई, इब्राहिम साहब आए हुए कि नहीं आए हुए? ये वैसे इसमें ये बड़ा मसला हो रहा है कि कोई पता नहीं, आप लोग ऑनलाइन होकर तो गायब हो जाते हैं आगे से। मुझे तो क्या पता कि आप लोग जो हैं वो अवेलेबल हैं कि खाली आप लोगों ने स्क्रीन ऑन की हुई है। मैंने बल्कि पिछले दिनों देखा भी है कि एक साहब जो है ना, वो किसी और के लॉगिन से जो है ना वो लॉगिन हुए हुए थे साहब। आप ही में से कोई एक स्टूडेंट है जो किसी और के लॉगिन से जो है ना, मुझे नजर आया है लॉगिन हुआ हो। वो गलती से उसने कैमरा ऑन किया तो उसकी तस्वीर जो है ना वो फ्लैश हो गई है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बेशक ओल्ड है, लेकिन रिफ्रेशर की आपको ज़रूरत है। इसके बाद के कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्रेश आ जाएंगे, ब्रांड न्यू आ जाएंगे। उनको आपको समझने के लिए प्रीवियसली जितना कुछ आपने पढ़ा हुआ है वो सब का सब डिटेल से समझना होगा। इब्राहिम भाई आए हुए? इब्राहिम भाई कि नहीं है, ऑफलाइन है? कौन कौन आया हुआ ये भी मैं देख रही हूँ, ये पता ही नहीं चला अभी तक। अच्छा जी, आप लोगों ने अटेंडेंस वैसे मार्क कर ली? अपनी अटेंडेंस तो कम से कम मार्क कर लें, क्योंकि आगे मैंने फिर वीकली वीकेंड बेसिस पे अटेंडेंस आप लोगों की शेयर करनी होती है। कर दी। गुड है।
जी फजल साहब, मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको आता है कि नहीं आता? जी बच्चों, किधर सो गए आप लोग? जी सर। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि एक बॉन्ड है जिसका कूपन रेट है 7.5% और वो मार्केट में प्रीमियम पे सेल हो रहा है, तो मार्केट का इंटरेस्ट रेट उसके कूपन रेट से कम होगा कि ज्यादा होगा? इंटरेस्ट रेट सर कम होगा सर। मार्केट का इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा कूपन से, तभी आपका बॉन्ड प्रीमियम पे सेल होगा, अदरवाइज सेल नहीं होगा प्रीमियम पे। ये बात आप बिल्कुल पक्की? जी बेटा, जी जी सर। ये बात आप पक्की कर लें कि जब आपका बॉन्ड प्रीमियम पे सेल हो रहा होता है तो उसका मार्केट रेट जो होता है उसके कूपन रेट से हमेशा कम होता है। अगर आप हिट एंड ट्रायल पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे? 7.5 से ऊपर पे जाएंगे या 7.5 से नीचे आएंगे? नीचे जाएंगे ना सर, इंटरेस्ट रेट हमने फाइंड करना 7.5 है। से नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो हमने मार्केट के रेट के हिसाब से देखना होगा कि ये आपको कितनी रिटर्न दे रहा है। तो उसके हिसाब से आप लोग क्या करेंगे? 7.5% से नीचे हिट एंड ट्रायल करेंगे। इस केस में तो सिंपल सा था, इसमें डायरेक्ट आपको 6% पे वर्किंग करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन जब वो आपको मैंने बताया था हिट एंड ट्रायल वाले केस में आपके पास दरमियान के आंसर आ जाए, यानी कि एक सपोज के फिगर गिवन है उसे अप एंड डाउन आ जाए, तो वो आप फिर एक वो स्पेशल सा फार्मूला लगा के टेबल बना के इंटरपोलेशन का वो फार्मूला यूज करके तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जी सर। ठीक है बच्चा? जी सर। अब नेक्स्ट क्या चीज है? यील्ड टू कॉल। पहले आप लोगों ने क्या देखी थी? यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है ना? ये से पहले जो आप लोगों ने देखा था वो क्या था? यील्ड टू मैच्योरिटी। ये क्या? यील्ड टू कॉल। यील्ड टू कॉल किन बॉन्ड्स में होगी? कॉलेबल बॉन्ड्स में, ठीक है? अगर बॉन्ड आपका कॉलेबल बॉन्ड है तो उसकी जो यील्ड टू कॉल आप जो यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड आउट करेंगे वो कहाँ तक करेंगे? यील्ड टू कॉल तक करेंगे। समझ रहे हैं बात आप लोग? उस जी सूरत में सर। जब आपको सर्टेन है कि आपका बॉन्ड जो है वो कॉलेबल है, ये कॉल हो जाएगा, फर्म इसको कॉल बैक कर देगी, ठीक है? तो ये कौन सी यील्ड कहलाएगी? यील्ड टू कॉल, कॉल। ठीक है? इसका जो फार्मूला है उसमें आपने बेसिकली क्या देखना है? उसमें आपने यही फार्मूला जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, ये फार्मूले में जो फार्मूला है वो बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास? ये सब कुछ वही रहेगा, पीएमपी भी वही रहेगी, 1 + r⁻n भी रहेगा, r भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन यहाँ जो हम फेस वैल्यू की बात करते हैं, फेस वैल्यू की बजाय क्या हो जाएगी? कॉल वैल्यू, ठीक है? समझ रहे बात आप लोग सारे के सारे? जी सर। के पास यील्ड टू कॉल आपने फाइंड आउट करनी है, तो जो फेस वैल्यू है उसकी जगह कॉल सोल्यूशन शेयर कर दिया था। आई थिंक स्टिल नहीं हुआ वो सोल्यूशन जो आप कह रहे थे कि आप भेज देंगे। बेटा मैंने शेयर नहीं किया, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आज ही करवा दूँ, जी सर। ठीक है? जी सर। चलिए, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है लो बच्चों? जी बेसिकली सर। अभी जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो क्या? चेंजेस इन द बॉन्ड वैल्यू ओवर टाइम। जी बेटा, when coupon सर bond आ is रही issued, the coupon is generally set at the okay beta, the coupon is generally set at a level that causes the bonds market price to equal its par value। जो मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट दिया है कि जब बॉन्ड इशू होता है जो उसका मार्केट की प्राइस होती है और जो कूपन होता है वो दोनों क्या होती हैं? ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है ना? If lower coupon were set, investors would not be willing to pay 1000 for the bond। अगर lower coupon आप रखेंगे तो आपका इन्वेस्टर आपको 1000 नहीं देगा, 1000 से कम देगा। But if a higher coupon bond were set, investor could clamor for it and bid its price up over 1000। अगर आप जो कंपनी का जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा रेट रखेंगे तो आपको जो अपने बॉन्ड की प्राइस है वो 1000 में मिलेगी, 1000 से अबव मिलेगी। Investment bank can judge quite precisely the coupon rate that will cause a bond to sell at its 1000 par value। बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं वो हेल्प करती हैं आपके कॉर्पोरेट्स को और गवर्नमेंट्स को कि वो क्या कूपन रेट सेट करें अपने बॉन्ड को सेल करने, ठीक है? अब इसमें जो है ना, जो रिस्क के ऊपर हम बात करें तो इसमें ये डिटेल से बताया गया कि अ बॉन्ड जस्ट हैड बीन इशूड नोन एज अ न्यू इशू।
One, it has been issued, it's an outstanding bond and also called a seasoned issue. Newly issued bond generally sell at prices very close to par, but the prices of outstanding bond can vary widely from par. ठीक है, आउटस्टैंडिंग बॉन्ड की प्राइस, वो कह रहे हैं बॉन्ड की प्राइस जो पार होती है उससे बहुत ज्यादा वेरी कर सकती है। एक्सेप्ट फॉर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड चाहे मैंने आपको बताया था उसमें रिस्क कम होता है क्योंकि उसमें कूपन रेट जो होता है वो मार्केट रेट के साथ साथ चेंज हो रहा होता है, तो उसकी प्राइसेस जो है वो वेरी नहीं करती, ठीक है, इतने ज्यादा मार्केट से। बट जो नॉन फ्लोटिंग बॉन्ड्स हैं, फिक्स रेट बॉन्ड्स हैं, उनकी प्राइसेस वेरी करती होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि 3 टाइप्स ऑफ रिस्क जो होते हैं ना इस बॉन्ड में, जो है ना आप नजर आती है। नंबर 1 इस क्या है कि दे वर इशूड एट पार, व्हिच मीन दैट द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन द इशू डेट वाज आल्सो 10%, ठीक है। जब आपने एक बॉन्ड इशू किया एक फर्म 10% एनुअल कूपन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट का भी इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे 10% था। बिकॉज कूपन रेट इक्वल्स द मार्केट इंटरेस्ट रेट, दीज बॉन्ड्स ट्रेडिंग एट पार और 1000, अगर दोनों बराबर होंगे तो मार्केट का जो आपका बॉन्ड है वो मार्केट में पार के ऊपर ही ट्रेड। 5 years ago Allied issued 20 years bond with 7% annual coupon, ठीक है। इसी फर्म ने 20 साल पहले एक और बॉन्ड इशू किया था जो कि 7% एनुअल कूपन में था। These bonds currently have 15 years remaining until maturity. इस बॉन्ड के भी 15 years रहते हैं। They were initially issued at par, which means that 5 years ago the market interest rate was 7%. ये आपको समझ में आ गई है, जो आपका पार पे जब बॉन्ड इशू होता है तो उस पर मार्केट का इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का कूपन रेट दोनों के सेम, ठीक है ना। इस केस में ये बात है कि अगर years पहले इसने एक बॉन्ड इशू किया था 7% पे, तो उस वक्त मार्केट का रेट क्या होगा, 7% होगा, तब 7% इशू किया था। करंटली दिस बॉन्ड्स रेट इज लेस देन द मार्केट रेट। अगर इसका वो मार्केट से लेस हो गया तो ये कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड बन जाएगा, डिस्काउंट बॉन्ड बन जाएगा। क्यों, मार्केट में रेट चल रहा है 10% और आपका बॉन्ड क्या दे रहा है, पुराना बॉन्ड 7% दे रहा है, ठीक है। आपका बॉन्ड क्या बन जाएगा, आपका बॉन्ड डिस्काउंट बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, 10 years ago Allied issued 25 years bond। उससे पहले भी जो है ना एक 25 साल का बॉन्ड इशू हुआ था जिसमें 13% एनुअल रेट था। अब क्या हुआ है, वो 13% पे इशू हुआ था, मार्केट का रेट 10% चल रहा है। तो ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड आपका प्रीमियम बॉन्ड। ये आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आ जानी चाहिए, इसमें कोई आपको एम्बिग्यूटी तो नहीं रहेगी व्हाट इज डिस्काउंट बॉन्ड या व्हाट इज प्रीमियम बॉन्ड। जी सर, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखिए, डिस्काउंट बॉन्ड वो है जिसका कूपन रेट जो है वो मार्केट के इंटरेस्ट रेट से क्या है, ज्यादा है सर। कूपन रेट मार्केट के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, वो डिस्काउंट बॉन्ड है। सॉरी एक मिनट सर, इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से अगर कम होगा तो प्रीमियम होगा, अगर इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से ज्यादा होगा तो डिस्काउंट होगा। मैंने आपसे उल्टा पूछा था ना, मैंने कूपन रेट से पूछा था। अगर कूपन रेट मार्केट के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो आपका बॉन्ड प्रीमियम बॉन्ड है। अगर कूपन रेट मार्केट के इंटरेस्ट रेट से कम है तो आपका बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, डिस्काउंट बॉन्ड है, ठीक है। रिस्क कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 रिस्क कौन सा होता है, प्राइस रिस्क होता है। द रिस्क ऑफ डिक्लाइन इन अ बॉन्ड प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर आपका इकोनॉमी में मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया है तो क्या होगा कि चांस है आपके बॉन्ड की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, आपका बॉन्ड डिस्काउंट पे बिके, ठीक है ना। तो एक सबसे बड़ा रिस्क आपके बॉन्ड के साथ कौन सा एसोसिएटेड होता है, प्राइस रिस्क। समझ में आ गई बात आपको। सेकंड टाइप ऑफ रिस्क कौन सा है आपका, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका बॉन्ड शॉर्ट टर्म पीरियड का है, ठीक है, और मार्केट में रेट्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना, एक हवा चली हुई है कि रेट जो है आपके मार्केट में डिक्रीज हो जाएंगे। तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क में क्या होता है कि अगर आपके बॉन्ड की मैच्योरिटी कम है, आपने बॉन्ड जो है ना मैच्योरिटी कम के बाद अगर आपको उसकी जो पार वैल्यू मिल गई तो आप उस रेट पे उसको री इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे जिस रेट पे आपने इनिशियली इन्वेस्टमेंट की हुई। तो ये टाइप ऑफ रिस्क कौन सा रिस्क कहलाता है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है। द रिस्क दैट अ डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट विल लीड टू अ डिक्लाइन इन इनकम फ्रॉम अ बॉन्ड पोर्टफोलियो। समझ में आ गई अब आपको कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क कौन सा है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क किससे रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म पीरियड के साथ रिलेटेड है। शॉर्ट टर्म में अगर आपके बॉन्ड की प्राइसेस एक्सपेक्टेड है कि वो डिक्रीज हो जाएंगी तो क्या होगा, आप जो शॉर्ट टर्म का बॉन्ड लेंगे उसको री इन्वेस्ट आप उसी रेट पे नहीं कर सकेंगे जिस पे आपने इनिशियली इन्वेस्टमेंट की थी। सपोज करें कि आपने 10% पे इन्वेस्टमेंट की थी 1 ईयर के लिए, 1 साल के बाद आपको 10% कूपन मिल गया और पार वैल्यू रिटर्न हो गई,
ठीक है ना। अब आप दोबारा उसको 10% पे नहीं, हो सकता आपको 9% पे उसको आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाए। यही बॉन्ड अगर आपने 10% का 1 ईयर के बजाय 2 ईयर का लिया होता तो आपका 10% जो 2 ईयर्स के लिए होता। समझ आ रही है आपको बात बच्चों? री इन्वेस्टमेंट रिस्क कौन सा है? जी सर। सर एक बार फिर से बता दें। देखो, री इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है ना वो शॉर्ट टर्म पीरियड से रिलेट कर रहा होता है। शॉर्ट टर्म में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, आपने सपोज करें 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है। अभी करंट एग्जांपल ही ले लें कि अगर अभी आपका रेट 2 महीने पहले 13% इंटरेस्ट का चल रहा था, आपने एक बंदे ने 1 ईयर के लिए फिक्स डिपॉजिट लिया है 13% पे, एक ने 2 ईयर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट ले लिए 13% का। ठीक है, अब जिसने 1 ईयर के लिए लिया उसको तो 1 साल के बाद 13% इंटरेस्ट मिल जाएगा और प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब जब उसके पास आजकल के सिनेरियो के हिसाब से है तो 13% की बजाय आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो गया हुआ है? 9% इंटरेस्ट रेट हो गया हुआ है। 9% इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है कि आप 1 साल के बाद जो आपको वो 100,000 रुपीज 13% के हिसाब से 1,13,000 मिले होंगे, उसको आप बजाय 13% की बजाय 9% पर री इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस बंदे ने वही बॉन्ड लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो वहां पे क्या हो रहा है, उसको वो बॉन्ड सेकेंड ईयर भी 13% इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में जो आपको रिस्क जो है बॉन्ड में टच करता है, वो रिस्क कौन सा रिस्क कहलाता है? री इन्वेस्टमेंट रिस्क। बात समझ में आ गई बच्चों? जी बेटा, बात समझ में आ गई है? जी आ गई सर। ठीक है ना। री इन्वेस्टमेंट रिस्क बेसिकली कौन सा टाइप ऑफ रिस्क है? जिसमें आपने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट की है और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट में के बाद क्या हुआ, रेट आपके मार्केट में डिक्लाइन हो गए। जब डिक्लाइन हो गए तो जिस रेट पे आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर ली थी और आपने गेन उठा लिया शॉर्ट टर्म का, उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे सेम रेट के ऊपर। आपकी जो फर्दर रिटर्न है वो उस रेट से कम होंगे। तो आप लोग समझ गए थे डिटेल के साथ कि डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है। डिफॉल्ट रिस्क बेसिकली है किसी भी फर्म का डिफॉल्ट के चांसेस। ठीक है ना, कॉर्पोरेट के या गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के डिफॉल्ट के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं या कम से कम होते हैं। तो गवर्नमेंट का जो रिस्क होता है, डिफॉल्ट का रिस्क होता है, वो मिनिमम होता है या नियर टू जीरो होता है। कॉर्पोरेट के रिस्क जो होते हैं ना वो चेंज हो रहे थे। ठीक है ना। अब इसमें फर्दर आपको वेरियस टाइप ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बताएगी इसी चैप्टर्स में। मॉर्गेज बॉन्ड हैं, डिबेंचर्स हैं। ठीक है, बेसिकली मॉर्गेज बॉन्ड्स के बॉन्ड कौन से बॉन्ड होंगे? जो कि बैक्ड बाय सम मॉर्गेज होंगे। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता कंपनी या कॉर्पोरेट डिफॉल्ट करती है तो उसके बैक एंड पे एसेट्स हैं उसको रीपे करने के लिए। ठीक है, डिबेंचर्स जो है ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड है दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय अ मॉर्गेज बाय ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। डिबेंचर्स जो होते हैं उसमें बैक एंड पे सिक्योरिटी नहीं होती। जब सिक्योरिटी नहीं होती तो रिस्क भी ज़्यादा होता है। जब रिस्क भी ज़्यादा होगा तो इसका कूपन रेट भी हायर साइड पे होगा, या फिर आप इसको ज़्यादा डिस्काउंट पे लेना पसंद करेंगे बजाय ओरिजिनल पार प्राइस के ऊपर। ठीक है बेटा। इसके बाद बॉन्ड रेटिंग्स हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड्स होते हैं ना बेसिकली उनकी रेटिंग होती है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग आप लोगों ने लफ्ज़ सुना होगा, अक्सर टीवी पे चल रहा होता है कि पाकिस्तान की जो है ना क्रेडिट रेटिंग जो है ना S&P के मुताबिक ये चल रही है, फिच के मुताबिक, मूडीज के मुताबिक ये चल रही है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग बेसिकली आपको बताती है कि आपकी जो है ना फर्म वो कितनी रिस्की है। ठीक है, जितनी ज्यादा फर्म रिस्की होगी उतनी ज्यादा उसको कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो ज्यादा पड़ेगी, उतना ज्यादा उसका कूपन रेट करना पड़ेगा, तब उसको जाके डेट मिल सकेगा, अदरवाइज उसको डेट नहीं मिल सकेगा। इस क्वेश्चन में बताया गया द फर्म इशूड अ न्यू सीरीज ऑफ बॉन्ड ऑन जनवरी 1, 1994. द बॉन्ड्स वर सोल्ड at par 1000 and had a 12% coupon and mature in 30 years on December 31st, 2023. Coupon payments are made semi-annually on June 30 and December 31st. What was the YTM on January 1, 1994? जी बच्चों, ये क्वेश्चन तो आप लोगों से मेरा। एक बॉन्ड है जो कि जनवरी 1, 1994 को इशू हुआ था और इसका कूपन रेट 12% था, पार वैल्यू 1000 थी और टाइम पीरियड इसकी मैच्योरिटी 30 इयर्स। जी फैजा बेटा आप बताओ, आपका नाम मुझे पक्का याद हो गया, इसलिए सबसे पहले आप ही बता दो कि इसका YTM जनवरी 1, 1994 को क्या होगा इस बॉन्ड का। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपका बॉन्ड इशू होता है, ठीक है,
सर उसका 12% ही होगा YTM सर। का इंटरेस्ट रेट जो है वो कूपन रेट के इक्विवेलेंट होता है, वो डिफरेंट नहीं हो सकता, तभी वो जी सर 1000 के ऊपर सेल 12% होगा, होगा सर। पार वैल्यू पे सेल होगा। ठीक है, जी तो सर, इस केस क्योंकि में पार पे जनवरी सेल हो रहा है सर। 1 जी 1994 जनवरी 1 को इसका YTM जो है वो इज इक्वल टू कूपन रेट होगा। तो ए पार्ट का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा आपका 12%। YTM इज इक्वल टू 12%। कूपन रेट 12%। 12%। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? जी जी सर। सर। अच्छा, इसके बाद व्हाट वाज द प्राइस ऑफ बॉन्ड ऑन जनवरी 1 1999 5 years later assuming that interest rate had fallen to 10%। अब ये बता रहा है कि इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, गिर गया 10% तक आ गया। ठीक है, तो 5 साल के बाद आपकी जो इस बॉन्ड का प्राइस क्या होगी? बी पार्ट में इसने कैलकुलेट पूछा करना। है कि इस बॉन्ड की प्राइस जो है ना 5 साल के बाद क्या होगी। अब आपके पास क्या हो गया, एन आपके पास गिवन है 5। ठीक है जी, इसके बाद आपको क्या गिवन है, सी आर हमने बता दिया, सी आर आपके पास 12% था। ठीक है, और वैल्यू आपके पास कितनी है, 1000 है। 10%। ठीक है, जी सर। मैच्योरिटी अभी आपके पास एन, उसने आपको फिलहाल 5 खुद बता दिए, लेकिन यहाँ पे आपको आर क्या बताया गया, आर आपको बता दिया गया 10%। 10%। आर आपके पास क्या है, 10% है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपने शायद देखी है, नहीं देखी है, ये क्या लिखा हुआ है, सेमी एनुअली। ठीक है, कूपन पेमेंट्स आर मेड सेमी एनुअली, तो इसका क्या मतलब है कि साल में 2 दफा पेमेंट्स होती हैं। तो कूपन रेट इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, सेमी एनुअली के लिए डबल कूपन रेट कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। 6 हाफ हो जाएगा सर। 6% सेमी एनुअली। ठीक है, और जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आपके पास कितना हो जाएगा, 10 टाइम डबल हो पीरियड, जाएगा 10। है ना। जी सर। आर आपकी 1000 रहेगी, यहाँ पे आर आपका क्या हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा 5% 5%। हो जाएगा सेमी एनुअली। ठीक हो गया, समझ गए यस बात सर। आप लोग यहाँ? अच्छा जी। अच्छा, अब कूपन रेट अगर 6% है तो आपकी पीएमटी पर पीरियड कितनी बन जाएगी, फेस वैल्यू कितनी है, 1000 है, तो पीएमटी कितनी बन जाएगी, 60 बन जाएगी। यही बात है, ये यही कैसे बात है सर? ना। पीएमटी आपके पास 60 आ गई, सर के साथ डाटा आपके पास कंप्लीट हो गया है। अब आपको फार्मूला अपना यूज कर लें, वैल्यू ऑफ बॉन्ड वाला। सर पीएमटी कैसे आएगी 60? बेटा पीएमटी 60 इसलिए आई कि आपके पास फेस वैल्यू कितनी है बॉन्ड की, 1000 है ना। ठीक है, जी ठीक है, वो 12 टाइम, के साथ कर सर। ठीक है हाँ 6% आपके पास इंटरेस्ट रेट है, जो कूपन रेट है, तो ठीक आपके है। पास क्या आ गया, $60 60 की आएगा वैल्यू आ सर। गई पीएमटी। जी 60 है। ये वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 60 टाइम्स, फॉर्मूला आप लोग लिख ही लेंगे, बार उसको सॉल्व कर लें आप लोग, क्या बनता है, क्या मैं आपको चलो एक बार फिर फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0 क्या आएगा, 0.05 आएगा कि 0.06 आएगा, 05 आएगा ना सर? 5 आएगा। रेज टू द पावर व्हाट, 10 10 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 0.05 0.05 ओवर 10। 10। ठीक है, इसका आंसर निकालें। बच्चों
यही बन रहा है बेटा? जी बच्चों, जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही आप लोगों को? जी आ रही है सर। सर कैलकुलेट कर रहा हूँ समझ में सर। जो मैं अच्छा नहीं करें। जी सर। कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड है? बॉन्ड है कि डिस्काउंट बॉन्ड है? जी जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरा बेटा आप लोगों को? जी सर। ये कौन सा बॉन्ड है? क्या आपका बॉन्ड है? विच वन? प्रीमियम बॉन्ड है कि डिस्काउंट बॉन्ड है? प्रीमियम बॉन्ड है ना? प्रीमियम 1000 का बॉन्ड बॉन्ड है, है सर। 1000 का बॉन्ड है, 1077 पे सेल हो रहा है, तो ये कौन सा बॉन्ड है? ये प्रीमियम आपका सर। प्रीमियम बॉन्ड है। समझ में आ गई Yes. बात आपको? अच्छा जी। इसके बाद सी पार्ट में ये पूछ रहा है, सी पार्ट में आपको पूछा जा रहा है जनाब कि व्हाट इज द करंट यील्ड एंड कैपिटल गेन यील्ड एंड टोटल रिटर्न ऑन जनवरी 1st 1999 गिवन द प्राइस एज डिटरमाइंड इन द पार्ट बी। ठीक है, जो पार्ट बी में प्राइस आई है उसके मुताबिक करंट यील्ड क्या होगी आपके पास? करंट यील्ड का फार्मूला नोट कर लें आप लोग। सी पार्ट में करंट यील्ड का क्या फार्मूला है जी? करंट यील्ड का फार्मूला है, ये आपको मेरे ख्याल है पहले आया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में लास्ट में शायद पढ़ा था। इसमें ये क्या होता है? पीएमटी अबर आर सर। पीएमटी डिवाइडेड बाय आर आर नहीं होता बेटा, पीएमटी डिवाइडेड बाय आपकी बॉन्ड की करंट प्राइस, बॉन्ड करंट प्राइस। पीएमटी कितनी है आपके पास? पीएमटी आपके पास 60 है ना? जी सर। बॉन्ड की करंट प्राइस क्या है? 177.22। यही बात है, यही बात है। जी सर। तो इसको आप डिवाइड कर लें 60 को 0.077.22 से। 0.05569। 5.57% तकरीबन आपके पास क्या बन रही है इस बॉन्ड की करंट यील्ड।